Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. आज we are finally starting history and chapter 3 the making of a global world में we'll be starting with the chapter overview. But उसके पहले let me introduce you to the platform. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स अब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर कर आप एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. सो क्लास 10 सोशल साइंस में फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री चैप्टर्स and the most exciting, the most demanded chapter subject is history among social science students. So I'll try making it more interesting with the viewpoint because यहाँ पे आपको history is what? It's about past. आपको पुराने ज़माने में जाकर सोचना पड़ेगा and plus dates को remember करना it's not easy. तो dates के लिए first of all मैं एक चीज़ बता दूँगी आपको कि एक जो अपनी time scale होती है वो समझाना चाहूँगी. Just a second. ओके आपने इंटीजर्स वाली लाइन देखी है. इंटीजर्स आपने पढ़ा होगा 6th-7th में आगे स्टार्ट हो जाता है पढ़ाना. तो इंटीजर्स में स्टार्टिंग में ज़ीरो होता है, मतलब बीच में ज़ीरो होता है, स्टार्टिंग में नहीं. उसके बाद -1, -2, -3 लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं एंड राइट हैंड साइड पे +1, +2, +3. तो अपना जो टाइम पीरियड है हिस्ट्री का इट्स नथिंग मोर लाइक अ इंटीजर्स की स्केल. ओके इंटीजर्स में क्या होगा? माइनस है, इसमें आप बस माइनस नहीं लेंगे, आप 1 लेंगे. फर्स्ट सेंचुरी BCE, दैट मीन्स दिस पीरियड इज बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग. सो 0 जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड का पीरियड जितना भी होएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, माइनस नहीं रखना है. दैट विल बी योर बिफोर कॉमन एरा वाला साइड. दैट मीन्स कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट सेंचुरी जो है, अपनी सेंचुरी कहाँ है? यहाँ पे 21st सेंचुरी. तो फर्स्ट सेंचुरी BCE विल बी क्लोजर टू 21st सेंचुरी देन 4th सेंचुरी BCE. ठीक है, समझ में आ रहा है? 4th सेंचुरी BCE दूर है, ऐसे हमेशा इमेजिन करना. ऐसे मत सोचना कि यार ये 4th है, ये तो 4th बिकॉज यहाँ पे भी आएगा एक 4th, तो 4th विल बी नियरर टू 21st सेंचुरी. ऐसा नहीं है. 4th सेंचुरी CE विल बी क्लोजर टू 21st सेंचुरी CE. CE क्या है? कॉमन एरा. ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो. बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा. ठीक है, दैट इज 21st सेंचुरी AD जो बोलते हैं अपन. AD वाला स्टार्ट जो होगा वो यहां से होगा. ओके, फर्स्ट सेंचुरी AD, कॉमन एरा, सेकेंड सेंचुरी. सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा BCE एंड CE से डिस्टिंग्विश करें आप चीज कि अगर CE दिया है तो मतलब पॉजिटिव साइड है, BCE दिया है तो नेगेटिव साइड है, तो दूर होगी. जितनी डेट्स होंगी उतना दूर होएगा. मतलब फर्स्ट सबसे क्लोजेस्ट होगी 0 से, बट 21st सेंचुरी BCE बोल दिया इधर, तो ये और दूर होएगी 0 से. ओके, आई होप कि टाइम स्केल आपको क्लियर है. Now we'll start with the chapter overview part of the making of the global world. Global world का meaning क्या है? Globalization क्या होता है? That is interconnectedness. जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करी है गुड्स, सर्विसेज, उसमें टूरिस्ट जा रहे हैं देखने, तो दे आर एक्सचेंजिंग व्हाट? अ फॉर्म ऑफ मनी. मनी एक्सचेंज होगा, ट्रेड के गुड्स आइटम एक्सचेंज होंगे. तो क्या है वो? इंटरकनेक्टेडनेस हो रही है ग्लोबल वर्ल्ड में. आप देखिए इस डायग्राम को. The starting दिस इज इंडिया. अब इंडिया अगर ट्रेड कर रही है यूरोप से एंड दिस इज यूरोप, तो व्हाट इट इज?
इट इज क्रिएटिंग व्हाट, इंटरकनेक्टेडनेस। इंडिया अगर ट्रेड करिए अफ्रीका से, अफ्रीका इज अ रिसोर्स रिच कंट्री, बहुत मिनरल्स, बहुत क्रिटिकल मिनरल्स आर देयर। सो अगर इंडिया जापान से, अफ्रीका से, यूरोप से ट्रेड कर रही है, टूरिस्ट एक्सचेंज कर रही है, इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा क्या होता है, व्हेन पीपल, इंडियन सिटीजन्स और इंडियंस मान लो सेटल हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज में जाकर, तो दैट इज व्हाट इंडियन डायस्पोरा इज। तो व्हेन दिस हैपेंस द ग्लोबल वर्ल्ड इज क्रिएटेड। ग्लोबल मतलब कि इंटरकनेक्टेडनेस होती है। ओके तो मैंने चैप्टर की हेडिंग क्लियर कर दी, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। अब अपन देखेंगे कि पहले जब ये इतनी इंटरकनेक्टेडनेस नहीं थी, अब इंटरकनेक्टेडनेस को क्या चाहिए, आप एयरप्लेन से जा पाएंगे कहां पर, यूरोप, राइट, शिप से जा पाएंगे, शिप से क्या जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स ही जाता है वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम, सर्विसेज तो नहीं। तो क्या है, शिप्स क्या है, वाटरवेज, एयरप्लेन क्या है, एयरवेज। अब ये चीजें डेवलप तो हुई नहीं थी पहले के जमाने में, राइट। तो इसीलिए द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आर ट्रांसपोर्टेशन। सो वील स्टडी हाउ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड विच enhanced our transportation system in the global world, how airplanes, ships, railways and all things came into play, and the finally creating the making a global world. So topics to be covered में फर्स्ट आता है early globalization, that is pre modern world। जैसे मैंने बताया कि इंटरकनेक्टेडनेस ग्लोबल वर्ल्ड के पहले क्या होगा, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ पे इतनी इंटरकनेक्टेडनेस नहीं होगी, इतना तालमेल नहीं होगा, इतना मिलना जुलना नहीं होगा। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड विल बी काफ़ी हिस्टोरिक टर्म्स में बोल सकते हैं उसको, कम डेवलप्ड होएगा, ठीक है, इट विल बी लेस डेवलप्ड। ओके, लेस डेवलप मतलब अर्ली ग्लोबलाइजेशन, मतलब सिर्फ ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। अब ट्रैवलर्स जो हैं, अपन ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स जो हैं, ट्रैवलर्स हैं, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, इतना ह्यूज अमाउंट में नहीं आ रहे हैं। ओके, सो वील स्टडी दैट इन अर्ली ग्लोबलाइजेशन रिगार्डिंग प्री मॉडर्न वर्ल्ड। So first and foremost we'll study Silk routes, one of the oldest and most important trade routes connecting Asia, Europe and Africa. Goods, ideas and cultures spread along these routes. अभी मैंने एक वर्ल्ड मैप बनाया था। सिल्क रूट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अगर आपको पता हो कुछ। सिल्क रूट was started by China, क्योंकि सिल्क was created by China initially, and उन्होंने ये टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर नहीं की थी। चाइनीज वर वेरी मच एडमेंट कि वी वोंट शेयर दिस टेक्नोलॉजी विथ एनीवन, एंड दे वर वेरी बायस्ड बायस्ड अबाउट दिस, क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। ओके तो चाइना यू नो यहाँ पे है, राइट। अब चाइना यूज टू एक्सपोर्ट वायर ट्रेड रूट्स एशिया में, दिस इज एशिया, ऑल ओवर एशिया में ही है चाइना, फिर यूरोप ट्रांसफर करता था, अफ्रीका ट्रांसफर करता था, एंड इससे क्या हुआ, गुड्स, आइडियाज एंड कल्चर्स भी ट्रांसफर हुए, ठीक है। क्योंकि जब एक ट्रैवलर जो होगा या फिर ट्रेडर जो होगा वो किसी कंट्री में जाके कुछ बेचेगा तो अपने आइडिया शेयर करेगा। दो दे यूज टू कीप दिस वेरी प्राइवेट कि उनका सिल्क कैसे बनता है, बट दिस सिल्क रूट जो ये डेवलप हुआ वाया लैंड और वाया सी, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। देयरफॉर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स कहाँ है अपना, कौन सा है अपना, सिल्क रूट। ओके, फूड एंड माइग्रेशन, अर्ली एक्सचेंजेस of foods like potatoes and maize which had a transformative impact on local economies and population. You'll be shocked to know कि potatoes indigenous नहीं है इंडिया के, तो ये किसी फॉरेनर ने इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया में पोटैटोज को। दैट मीन्स मेज जो बोलते हैं, भुट्टा, भुट्टा खाया होगा ना, रेनी सीजन में सब खाते हैं, तो मेज इज टिपिकली योर भुट्टा, एंड पोटैटोज दैट इज योर आलू जो हर सब्जी में मिलता है आपको, that is not indigenous to India. Native जो बोलते हैं ना, native species of India, it's not native species, it's rather what, introduced by foreigners. Role of traders and travelers. अब इसमें क्या पढ़ेंगे, Indian, Arab and Chinese traders played key roles in linking different parts of the world before the 16th century. देखो अब याद रखना कि जब भी मैं 16th century बोलूँ ना, that means a period starting from 1501 to 1600.
दैट मीन्स 16th सेंचुरी ये वाला पीरियड है, दिस पीरियड। तो जो कुछ हुआ है इस पीरियड की बात कर रहे हैं, 16th सेंचुरी। अगर लेट 16th ये टर्म्स आएंगे इसलिए यू नीड टू रिमेंबर, लेट 16th सेंचुरी बोला तो दैट मीन्स 1550s के बाद की बात कर रही है टू 1600 तक की, लेट 16th सेंचुरी। मैं ऐसे लिख देती हूँ, रुक जाओ। ये देखो ये लेट वाला पीरियड है, ये अर्ली वाला पीरियड है, ठीक है। अर्ली 16th सेंचुरी की बात की तो मतलब 1501 से 1550, ठीक है। दिस इज योर अर्ली 16th सेंचुरी एंड दिस इज योर लेट 16th सेंचुरी। ड्रॉ दिस डायग्राम into your books because यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, what is early, what is late, अर्ली 18th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी डेवलपमेंट हुआ। तो ऐसे आपको समझना है, ये डिस्टिंक्शन बना लेना कि अगर मैं 16th या फिर 15th सेंचुरी कुछ भी बोलूँ तो यू नीड टू इमेजिन कि वो जो फर्स्ट लेटर है 16th, दैट मीन्स इट्स द एंडिंग ऑफ दैट ईयर, ठीक है। 1600 2 0 लगा देना और इसमें 01 लगा देना, उसका जो पहला वाला नंबर होएगा। जैसे 19 का पहला वाला 18, तो 19th सेंचुरी विल बी 1801 से 1900 तक, ठीक है। दिस इज विल बी योर 19th सेंचुरी, ओके। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रोल ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स, इंडियन, अरब एंड चाइनीज ट्रेडर्स प्लेड अ की रोल इन द लिंकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर 16th सेंचुरी। दैट मीन्स 1600s की पहले की बात कर रही है कि बिफोर 16th सेंचुरी किसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था? ट्रेडर्स का एंड ट्रैवलर्स था। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? इंडियन ट्रैवलर्स थे, अरब ट्रैवलर्स थे एंड चाइनीज ट्रेडर्स थे। तो ये क्या करते थे? ट्रैवल करते थे एंड ट्रेड करते थे, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ ट्रेड करते थे एंड ट्रैवल करते थे एंड अपनी बुक्स, मेमोर्स लिखते थे, जिनको वो बायोग्राफीज भी बोलते हैं। तो आप बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर्स की देखेंगे इंडिया में जिन्होंने विजिट किया है, वहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि उन्होंने क्या इंडियन कल्चर के वजह से विजयनगर एम्पायर आपने पढ़ा होगा या फिर आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, साउथ का बहुत अच्छा विजयनगर एम्पायर था, उसमें कृष्णदेव राजा करके एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे। उनके बारे में बहुत सारे स्पेनिश, रशियन, चाइनीज ट्रैवलर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, ओके। ऐसे आपको ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स का मीनिंग समझ आएगा कि उनका रोल क्या था। अब क्या बोल रहे हैं? द 19th सेंचुरी। मैंने क्या बताया? 19th सेंचुरी की बात की तो 1801 से 1900 द लास्ट नंबर विल बी जॉइंट, दिस, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में इन्हें पर्टिकुलर पीरियड मेंशन किया, दैट इज 1815 से 1914 तक का पीरियड वील स्टडी, ठीक है। अब देखो ये 1815 की क्यों बात कर रहे हैं? 1813 में एक इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट आता है जो इजी कर देता है तब की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको रूल किया था? इंडिया को। क्या किया था? इंडिया को एक्सप्लॉइट किया था टू ट्रेड एंड किसका? स्पाइसेस से लेकर इंडिगो, ये सब पढ़ चुके हैं, इंडिगो एंड टी प्लांटेशन से वो क्या कमाते थे? प्रॉफिट। तो देयरफॉर 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है इंपॉर्टेंट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वो सब कुछ चेंज कर देता है। दैट्स वाई ये पीरियड जो है 1815 से मेंशन्ड है 1914 तक, ओके। अब देखेंगे क्योंकि देखो कोलोनियलिज्म जो था अब यहाँ पे स्टार्ट होएगा। यूरोपियन पावर्स एक्सपैंडेड देयर कंट्रोल ओवर एशिया एंड अफ्रीका। मेजॉरिटी ऑफ द एशिया एंड अफ्रीका के में रीजन जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, ब्रिटिश की कॉलोनीज का अब कोलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ था। पहले क्या था? इंपीरियलिज्म था, ठीक है। पहले इंपीरियलिज्म आया था। डिफरेंस क्या होता है इंपीरियलिज्म वर्सेस कोलोनियलिज्म में? इंपीरियलिज्म तब होता है जब ट्रेड प्रॉफिट मेकिंग के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। कोलोनियलिज्म जब होता है जब पॉलिसी मेकिंग, मतलब ब्यूरोक्रेसी में रोल प्ले कर जो रूलर है, अब वो इन सब में पॉलिसी मेकिंग एंड रूलर्स में अब अपना प्ले दिखाएंगे, ओके। इंपीरियलिज्म इज मटीरियलिस्टिक, ट्रेड रिलेटेड स्टफ्स होते हैं। तो पहले मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में एंड
इंडिया में जब आई तो वो प्रॉफिट कमाने आई थी, वो क्या ट्रेड करने आई थी, उनका काम था हमें इंटरफेयर नहीं करता है इंडियन की पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है। तब मुगल का एम्पायर चल रहा था, मुगल्स वर प्रेजेंट, बट उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि हमें नहीं, हमें बस एक आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए जगह दे दो, एक ट्रेड करने के लिए पोर्ट दे दो, हम उससे खुश हैं, हम स्पाइसेस ले जाएंगे, मल्टीपल टाइम्स ऑफ प्रॉफिट में यूरोप में बेचेंगे एंड प्रॉफिट कमाएंगे। बट अब उनने क्या पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में स्टार्ट कर दी इंटरफेयर करना, तो वो पीरियड क्या कहा, कॉलोनिज्म माना गया, पहले वाला इंपीरियलिज्म था। ओके, सो अब कॉलोनिज्म 19th सेंचुरी ये पीरियड से स्टार्ट होता है। मैंने बताया ना चार्टर एक्ट 1813 वाज पास्ड फॉर अ रीजन। यूरोपियन पावर्स एक्सपैंडेड देयर कंट्रोल ओवर एशिया एंड अफ्रीका। दिस क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फोर्स्ड लेबर। अब यू नो कि यूरोपियंस क्यों आए थे, प्रॉफिट मेकिंग के लिए, तो वो किसी भी हद तक इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते थे, नॉट जस्ट इंडियंस, अफ्रीकन्स को भी। तो रिसोर्सेज तो ठीक है, एक्सप्लॉइट किया तो किया, बट लेबर भी। आपको पता है ना प्लांटेशन करने, अगर नहीं पता बताती हूँ कि उनका एक स्लेव ट्रेड करके ट्राइंगल हुआ करता था। वो अफ्रीकन्स को डिफरेंट कॉलोनीज में भेजते थे, बीट कैरिबियन आइलैंड्स, और इंडियंस को भी डिफरेंट जैसे अपने इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये वाली जगह भेजते थे, क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी और यहाँ पे प्लांटेशन अच्छे फुल फ्लेजेडली हो रहा था। जहाँ क्लाइमेट सूट करता था वहाँ ब्रिटिशर्स अपने प्लांटेशन के स्टेट्स इस्टेब्लिश कर देते थे, इसीलिए उनको लेबर चाहिए रहती थी। एंड ईजी एक्सेस टू लेबर कहाँ से था, अफ्रीका एंड एशिया में, एशिया में पर्टिकुलरली इंडिया में, एंड अफ्रीका से लेबर they used to send. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब 19th सेंचुरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आती है, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी, बट जो पीक था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, क्योंकि आपको पता है ना किसी जैसे बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन अगर कुछ स्टार्ट करता है, अपने पेरेंट जैसे मान लेते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसका पीक लेवल कब आएगा, सेकंड जनरेशन में, जब उनके बच्चे हो जाएंगे एंड वो उस बिजनेस को आगे ले जाएंगे, राइट। तो वैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो पीक होएगा वो 19th सेंचुरी में देखेंगे अपन। इंक्रीज प्रोडक्शन particularly in Britain led to demand for raw materials from colonies and export of manufactured good. इसका बहुत अच्छा इंडियन एग्जाम्पल है, अगर आपने सुना हो इनके बारे में, बहुत सारे जो अपने लीडर्स थे, दादा भाई नारोजी करके, ही वॉज अ फारसी एंड ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। दादा भाई नारोजी हो गए, आरसी दत्त करके हो गए, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे इनके बारे में। तो आरसी दत्त, दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी रोट अ बुक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, बहुत फेमस है ये। Drain of Wealth Theory was written by Dada Bhai Naroji in this period regarding how Britishers अपनी इंडियन की वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं। वो क्या करते थे, एक मेटाफोर से एक्सप्लेन किया था कि एक स्पॉन्ज होता था, जैसे स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज को अगर आप पानी में रखोगे तो वो क्या करेगा, वो पानी सोक कर लेता है। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में एज अ स्पॉन्ज थे, वो पूरी इंडिया की वेल्थ जो है वो सोक कर लेते थे एंड कहाँ जाके ड्रॉप कर देते, आप स्पॉन्ज को ऐसे स्क्वीज करोगे तो पूरा पानी एक जगह ड्रॉप हो जाता है ना, वो यूरोप में जाके ड्रॉप होता था। तो इंडिया की पूरी वेल्थ ऐसे उनने सोक कर ली एंड यूरोप में जाके पूरी स्क्वीज कर दी। तो दिस वाज द रेफरेंस गिवन बाय दादा भाई नारोजी एंड अदर आरसी दत्त एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स उस समय के टाइम पे। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ब्रिटेन में डेवलपमेंट स्टार्ट किया। जब ब्रिटेन में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ मतलब वहाँ पे डेवलप हुई इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हुआ। बट इंडिया में क्या हुआ, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स, रॉ मटेरियल्स वर ट्रांसपोर्टेड, स्पेशली रॉ मटेरियल्स। इंडिया जो थी रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करती थी यूरोप में, एंड यूरोप से क्या आता था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इंडिया ले लेते हैं ये, ठीक है। यूरोप से क्या आता था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। व्हाट इज दिस, मतलब रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर दिया, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट, एंड इंपोर्ट क्या होता था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो इंडिया एक मार्केट बन गया था यूरोप के लिए, और जहां मार्केट होता है वहां प्रॉफिट दिखता है,
किसको, इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया गया था कि इंडिया में सारी, इसीलिए फिर उस समय इंडिया में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स रूइन हो गए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं लगाई गई, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके ब्रिटिश भिजवा रहा था, ब्रिटिश में सारा डेवलपमेंट हो रहा था, सारी इंडस्ट्रीज बन रही थी, तो वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा था, एंड वहाँ पे पूरा फिनिश्ड गुड जब तैयार हो जाता था तब वो कहाँ भेजते थे, इंडिया, क्योंकि इंडिया उनके लिए मार्केट था। एंड तब इतनी रिच पॉपुलेशन नहीं थी, बट जितनी अफोर्ड कर पाती थी, चीप, क्योंकि कपड़े चीप थे, बन रहे थे, खाद एज कम्पेयर टू खादी जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा था उस समय, एंड एज कम्पेयर टू फिनिश गुड जो ब्रिटिश में प्रोड्यूस हो रहा था by acquiring raw material from India, that was much cheaper. खादी बहुत महंगा पड़ गया था, so that's why Britishers क्या करते थे, they used to export what finished goods to India, क्योंकि वो मार्केट था उनके लिए। तो we'll study industrial revolution in detail, and उसके बाद emergence of global economy, world economy as in emergence of world economy, मतलब how world, अब globalization मैंने क्या बताया था, interconnectedness, अब जब economic terms में interconnectedness होगी तो एक world economy बनेगी ना, right? तो Europe became the center of a global economy benefiting from the new transportation systems like steamships and railways। अब industrial revolution पढ़ लिया, अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया आपको, ये इंडिया है, यहाँ से रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ, ब्रिटेन, अभी बताया मैंने, यहाँ से फिनिश्ड गुड आ रहा है ब्रिटेन का, ठीक है। अब क्या होएगा, एक्सपोर्ट, पोर्ट पे तो रहेगा नहीं ना सामान, पोर्ट से आना भी है सामान रॉ मटेरियल को एंड जाना भी है फिनिश गुड्स को, तो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने, आप जो देख रहे हैं अपने रेलवेज, अपन बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने रेलवेज डेवलप किए, तो वो सेल्फिश रीजंस के कारण किए, बिकॉज उन्हें अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाना था, देयरफॉर उन्हें बहुत सारे जो सोर्सेज थे, कॉटन के एरियाज हो गए, जूट के एरियाज हो गए, तो वहाँ से वो रॉ मटेरियल्स इम्पोर्ट सेंड करवाते थे सोर्सेज, सो देयरफॉर दे नीडेड व्हाट, रेलवेज। ऐसे रेलवेज का आगमन हुआ इंडिया में, फॉर सेल्फिश रीजन बोल सकते हैं, बट ठीक है, कुछ डेवलपमेंट के नाम पे इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने ये तो दिया। तो देयरफॉर स्टीमशिप्स एंड रेलवेज इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुई। माइग्रेशन, लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ लेबर, जैसे मैंने बताया स्लेव ट्रेड के बारे में, वॉज वेरी प्रिवलेंट हियर। फ्रॉम एशिया, इंडेंचर्ड लेबर्स बोलते थे इन्हें, एंड यूरोप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका एंड अफ्रीका। माइग्रेशन ऑफ लेबर स्टार्ट हुआ, स्लेव ट्रेड बनी। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द ग्रेट डिप्रेशन। उसके पहले एक ग्राफ बताती हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है। ये डिप्रेशन अपना मेंटल ट्रॉमा नहीं है जो आजकल सबको हो रहा है, ठीक है आजकल कुछ भी देखो, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं ट्रॉमा में हूँ, ठीक है। दिस डिप्रेशन इज रिगार्डिंग इकोनॉमिक टर्म्स, ओके। अब इकोनॉमिक टर्म्स में डिप्रेशन कब आता है बताती हूँ। आपने ये एक साइकिल होती है, आपने क्रेस्ट एंड ट्रफ तो पढ़ा होगा, द अपलिफ्टेड पार्ट, ट्रफ इज द लोअर बेंडेड पार्ट, ठीक है। इन्फ्लेशन पता है, इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन प्राइजेस। अब इन्फ्लेशन इज समटाइम्स गुड फॉर द इकोनॉमी, जैसे आप देखते हैं ना कि इंडिया में भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो अपन बोलते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। तो इन्फ्लेशन क्या है, इट्स अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइजेस। समटाइम्स दिस इंक्रीज इन द प्राइजेस इज गुड, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होगा तो क्या होएगा, लेबर क्या बोलेगी, हमें भी ज़्यादा वेजेस चाहिए, क्योंकि देखो प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो हमें भी प्राइजेस, कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट से, तो हमें भी ज़्यादा वेजेस डिमांड करेंगे। अब ज़्यादा वेजेस डिमांड होएगी तो क्या, प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा, बिकॉज लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगा, क्योंकि लेबर को ज़्यादा वेजेस मिल रही है, तो एम्प्लॉयमेंट जब मिलेगी तो क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी। तो एक ये साइकिल रहता है कि समटाइम्स एक मिनिमम लेवल, अच्छे लेवल तक इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। तो ऐसे ही जब रिसेशन आता है, दैट इज डिक्रीज इन जनरल प्राइसेस, मतलब यहाँ पे जनरल प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि कुछ हद तक इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी, बट रिसेशन इज नेवर गुड फॉर इकोनॉमी। अभी आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप सुनते होंगे कि चाइना इज फेसिंग रिसेशन, जापान इज फेसिंग रिसेशन। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन, जैसे जापान की बहुत डिक्लाइन हो रही है, तो वहाँ पे एजिड पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वर्क नहीं हो सकता, तो वहाँ पे उनके जनरल प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। अगर आप देखेंगे ना किसी कंट्री में जहाँ पे सामान सस्ता मिल रहा है, तो जैसे बाली अगर आप गए हो, आई डोंट नो, बाली में आई हैव पर्सनली विजिटेड, तो बाली में हम लोग ने कैब की थी तो 6 लाख रुपए की एक कैब का किराया था तो 6 लाख व्हाट इट मीन्स,
6 लाख इज अ ह्यूज टर्म, बट वहाँ की करेंसी ही चलती है, 1 लाख से स्टार्टिंग होती है उनकी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो ये 6 लाख इंडियन रुपीज़ में वो 600 रुपीज़। व्हाट दिस मीन्स कि उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई है, लाइक ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन में है। दैट्स वाई इन्फ्लेशन समटाइम्स इज गुड फॉर द इकोनॉमी, बट डिफ्लेशन या रिसेशन बोल सकते हैं उसको, इज नेवर गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि जब रिसेशन आता है ना, फिर इकोनॉमी ये वाला बॉर्डर क्रॉस कर देती है एंड इट एंटर्स अ डिप्रेशन जोन। ये वाला डिप्रेशन जोन होता है, इसको हम डिप्रेशन मानते हैं। एंड डिप्रेशन से उभरना इज वेरी टफ। तो वर्ल्ड में जब डिप्रेशन आया, द ग्रेट डिप्रेशन इसलिए बोलते क्यों, क्योंकि ये यूएसए में स्टार्ट हुआ था, एंड यूएसए आपको पता है कि इकोनॉमी को कनेक्ट करती है, तो जब इकोनॉमी कनेक्ट होती है तो यूएसए ने वो डिप्रेशन हर कंट्री में भेज दिया, ऐसे बोल सकते, क्योंकि तब ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका था, इंटरकनेक्टेडनेस हो चुकी थी। इसीलिए आज भी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चलती है, तो इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रही है, तो यू नो कि इनकी जो इनका तो चल रहा है, वॉर तो चल रही है, दैट वी नो, बट इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ट्रेड, इंडियन टूरिज्म कितना पड़ता है, इवन नॉट जस्ट इंडिया, बीट पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, यूरोप, कितना इम्पैक्ट पड़ता है। इट्स नॉट, एनी वॉर इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। सिमिलरली एनी डिप्रेशन इज इन एनी कंट्री इज नॉट गुड फॉर द होल वर्ल्ड। ओके, आई होप ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपको समझाने में हेल्प करेगा कि ग्रेट डिप्रेशन होता क्या है। ठीक है, नाउ इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, मैंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, तो आप ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी क्या पड़ा वो पढ़ेंगे अपन। द ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स इन द 1920s। 1920s में आया था ग्रेट डिप्रेशन, द मूवी है ना 1920, उससे याद रखना कि 1920 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, स्पेशली क्योंकि वो भी हॉरर मूवी है, एंड ये भी एक हॉरर जोन था सारे लोगों के लिए, सबके लिए, मतलब बीट प्राइवेट एम्प्लॉयज़ और द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सबके लिए, स्पेशली आफ्टर द वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑफ 1929। ठीक है, द ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स इन द 1920s से स्टार्ट हुआ, मैंने क्या बोला, रिसेशन स्टार्ट हुआ 1920 से, एंड जो पीक था, मतलब ये जो नीचे वाला पॉइंट था, दैट वाज 1929, जब वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ। वॉल स्ट्रीट क्या है, इंडिया का आपने एनएससी सुना होगा, दलाल स्ट्रीट, बॉम्बे में है ना दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट क्या है, इट्स अ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ इंडिया कह सकते हैं उसको। तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज, आप सुनते हैं ना न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा सेंसेक्स करके, तो ये व्हाट आर दोज, दीज आर ट्रेडिंग पॉइंट्स जो इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होता है। दिस इज एक्चुअली स्टॉक मार्केट, जो होता है ना स्टॉक मार्केट, तो वही है ये। वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया इन 1929, मतलब अब यहाँ से डिप्रेशन पीक पे था 1929 में। ठीक है, ट्रेड इम्बैलेंसेस, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो अपन ग्रेट डिप्रेशन में पढ़ेंगे, ट्रेड इम्बैलेंसेस। मैंने क्या बोला, जब इकोनॉमी क्रैश होती है तो सब इफेक्ट पड़ता है, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर का इम्पैक्ट इंडियन ट्रेड पे पड़ता है, इंडिया को अपनी ट्रेड शिफ्ट करनी पड़ी, जो यूक्रेन और रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, तो अब दूसरे सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, तो वैसे ही ट्रेड इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे डिप्रेशन में। एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल ड्रास्टिकली, लीडिंग टू डिस्ट्रेस अमंग पेजेंट्स एंड कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। इसका एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो ऑयल प्राइजेस, इफ़ यू नो कि इंडिया रशिया से बहुत सारे ऑयल इंपोर्ट करता है, ऑयल जो रिफाइनरी में प्रोड्यूस होता है, जो पेट्रोल डीजल अपन मान लेते हैं ना कि बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके, और तो ऑयल जब इंपोर्ट करता है, बट ये रशिया यूक्रेन वॉर में नाउ रशिया इज़ एक्चुअली सफरिंग कि उससे अब कंट्री से रशिया में बहुत अच्छे ऑयल रिसोर्सेज है, बट अब रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रशिया से कोई ऑयल नहीं ले रहा है, तो अब क्या हो रहा है, उनका ट्रेड इम्पैक्ट कर रहा है, और जब ट्रेड इम्पैक्ट करता है तो डायरेक्टली किस पे इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पे, एक कंट्री की। तो इसीलिए इंडिया, जब इंडिया अभी नहीं, इंडिया जोन में नहीं आया, रशिया ने क्या कर दिया, ऑयल प्राइजेस बहुत कम कर दिए हैं, डिक्लाइन एंड ह्यूज अमाउंट में ऑयल प्राइसेस कम कर दिए हैं। तो देयरफॉर अपन क्या है, इंडियंस कहीं पे भी अपन सस्ता देखते हैं तो वी रीच ऐसे नहीं बोलते, बट बट अपन को सस्ती चीज़ें पसंद होती है इंडियंस को, ठीक है, टिप सबको पसंद है, किसको पसंद नहीं है। तो इंडियन इकोनॉमी पहुंच गई, सिंस इंडिया, यही रीज़न नहीं है, इंडिया बहुत सालों से रशिया की दोस्त भी है, देयरफॉर जब रशिया ने डिक्लाइन की ऑयल प्राइसेस, तो दैट
had led to Indians importing oil from Russia. तो ऐसे ही जब ट्रेड इम्बैलेंस पड़ा तब एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे बहुत ज़्यादा गिर गए ड्रास्टिकली, लीडिंग टू डिस्ट्रेस अमंग पेजेंट्स एंड कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट. तो जो कंट्रीज जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट थी, इंडिया भी तब एग्रीकल्चरल इम्पोर्टिंग कंट्रीज थी, तो वो बाहर के नेशन से इम्पोर्ट लेती थी एग्रीकल्चर आइटम्स, तो उस पर भी इम्बैलेंस पड़ा एंड अफेक्ट हुई इकोनॉमी. नाउ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, अब ये क्या टर्म है? नेशनलिज्म आपको मैंने बताया था कि एक प्राइड का फीलिंग रहता है कि नेशनलिज्म. अब जब इकोनॉमी सफ़र कर रही है तो उसमें नेशनलिज्म कैसे आया? लेट्स सी. Many countries adopted protectionist policies to protect their domestic economies, which worsened the global depression. देखो अपनी इकोनॉमी, मैंने क्या बोला? नेशनलिज्म मतलब खुद की, मतलब अपनी फीलिंग. इंडियन नेशनलिज्म बोलते हैं अपन. इंडियन नेशनलिज्म मतलब इंडिया के प्रति एक लगाव की भावना जो अपन कह सकते हैं. तो इसीलिए ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म जब आएगा, मतलब जब इकोनॉमी सफ़र कर रही है किसी भी कंट्री की, बीट इंडिया और बीट एनी अदर नेशन, तो उस कंट्री को अपने इकोनॉमी को सेव करने के प्रति जो भावना आएगी ना, उसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहेंगे. तो अब इस भावना को चलते कंट्रीज ने क्या किया? अडॉप्ट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज. प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी मतलब एक ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स, मतलब जो एक्सपोर्ट हो रहे थे, एक्सपोर्ट हो रहे हैं जो आइटम, जैसे ये इंडिया है, इंडिया में डिप्रेशन चल रहा है बिकॉज सिंस हर कंट्री में चल रहा है डिप्रेशन, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी, द ग्रेट डिप्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्ल्ड ओवर डिप्रेशन क्रिएट कर दिया था इसने. तो जब इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है आइटम, तो उस पर हाई टैक्सेस लगा दिए. क्यों लगा दिए? क्योंकि यार इंडिया में ही जब भूखमरी चल रही है, हंगर एंड पॉवर्टी चल रहा है, तो वाई यू आर एक्सपोर्टिंग, तो इसलिए हाई टैक्सेस लगा दिए. ठीक है, इंक्रीज कर दिए टैक्सेस. देन ट्रेड बैरियर्स लगा दिए. ट्रेड बैरियर्स कि मतलब कोटा फिक्स कर दिया कि आप इस अमाउंट से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आइटम, क्योंकि आप डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस करके सेल करो. ठीक है, वी वांट दैट बिकॉज सब इकोनॉमी सफ़र कर रही है, तो सब कंट्री चाहेंगे कि यार हम अपनी पहले इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करें, बाहर का तो देखा जाएगा, राइट. तो दीज आर व्हाट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी मेनी कंट्रीज अडॉप्टेड व्हेन द ग्रेट डिप्रेशन वाज हैपनिंग. वी विल स्टडी इन डिटेल ऑल्सो. रीबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू. पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का मैं बता देती हूँ टाइम पीरियड. 1939 से 1945 was the period of post World War II. World War II, as you know, हिटलर के कारण तो नहीं बोल सकते, बट स्टार्टिंग हिटलर जर्मनी के रिगार्डिंग हुई थी. अब वो कंट्रीज एंड ऑल मैं डिटेल में नहीं दे रही हूँ बिकॉज वो अपना एजेंडा नहीं है इस स्लाइड में. मैं सिर्फ डेट दे रही हूँ कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर मतलब 1939 से 1945 के बाद, आफ्टर 1945 जो चीज़ें हुई और उसने क्या क्रिएट किया, यहाँ पे अब अपन देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी रीबिल्ड कैसे हुई, डिप्रेशन से कैसे उभरी. तो वील सी दिस. फर्स्ट आता है आपका ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था एंड ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस ने क्या क्रिएट किया? आपका ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944. इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाए, दैट वाज योर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक. आज भी आप बहुत बार न्यूज़ में या फिर आए दिन चलते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि आईएमएफ दैट इज इंडियन मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक कैसे प्ले करती हैं. ये एक्चुअली कंट्रीज़ को लोन देती हैं जो डिप्रेशन से जूझ रही हैं, या फिर बहुत सारी जो जैसे श्रीलंका है, इकोनॉमी एकदम डिप्रेशन में चली गई, वेनेजुला है, हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, तो ऐसी कंट्रीज़ को लोन देते हैं वर्ल्ड बैंक एंड इंडियन मॉनेटरी नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. तो दीज ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ये दो ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट बनाए, दैट वाज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बाद में बहुत जाके WTO बनता है, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट उसको पहले बाइफर्केट करने से पहले ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए फर्स्ट चीज़ एंड टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है. क्या बने? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक. रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. अब
ग्रेट डिप्रेशन तो दे दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। द यूएस इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉर टोन इकोनॉमीज। अब आपकी गलती है भाई, आप सुधारेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि अब यूएस यहाँ पे जो है इमर्ज होता है एज अ सेवियर, क्योंकि अब उसने तो रिकवर कर लिया अपने डिप्रेशन से, तो अब वो वर्ल्ड को भी करेगा क्योंकि उसके कारण ही इम्पैक्ट पड़ा है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पे, राइट। नाउ डीकोलोनाइजेशन, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? सोचो सोचो, पता रहना चाहिए भाई। वॉज 1947। एंड किस पीरियड की बात कर रही है? पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, दैट वॉज, मैंने क्या बताया, 1939 से 1945, मतलब 45 के आफ्टर वाला जो पीरियड है, आफ्टर। एंड 1945 के बाद क्या आता है? 1947। तो 1947 में डीकोलोनाइजेशन क्या होता है? मतलब अब जो कॉलोनियल पावर्स थी, उन्होंने वो कंट्रीज जो कॉलोनीज इस्टेब्लिश की थी उन्हें लीव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो डीकोलोनाइजेशन मतलब कॉलोनाइजेशन पहले होएगा, और डी मतलब अब ये अलग हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, मतलब एक हाइफन क्रिएट हो जाएगा अब। Many Asian and African nations gained independence, reshaping global trade and economic relations. Therefore, decolonization से क्या हुआ? इंडिपेंडेंस मिली कंट्री को, कहाँ पे? एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस में, एंड ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस उसके बाद जो है डेवलप होते हैं। इंडिया में भी 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद अपनी ट्रेड, अपनी इकोनॉमी, अपना गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, एवरीथिंग डेवलप्ड एट इट्स ओन पेस। ओके, आई होप कि समझ आ रहा है। नाउ फिफ्थ इज योर लेट 20th सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन। देखो फिर से ये टर्म आ गया लेट, और मैंने क्या बताया था? 20th, लेट 20th अगर बोला गया है, 20 को लास्ट में रखेंगे, 2 0 ऐड कर देंगे, ठीक है, एंड 1901 से स्टार्ट करेंगे। लेट 20th बोला है, दैट मीन्स 1950 के बाद वाला विल बी कंसिडर्ड एज लेट। अर्ली बोला जाता तो 1950 पहले का अर्ली पीरियड, अर्ली 20th सेंचुरी बोला जाता, दैट मीन्स 1901 से 1950 का पीरियड, ठीक है। आई होप मैंने समझा दिया था, बट लेट बोला गया है, दैट मीन्स 1950 से लेट 2000 वाला पीरियड, ओके। नाउ technological advancements, innovations in communication, transport and technology further accelerated the process of globalization। अब इस पीरियड में हर कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गई है, अब हर कंट्री अपने में डेवलपमेंट करना स्टार्ट करती है। ब्रिटिशर्स जो डेवलपमेंट कर रहे थे उसके अलावा ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स से प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से कर रहे थे, जो उन्हें ज़रूरत पड़ी थी वो चीज़ें डेवलप कर रहे थे। बट अब अपनी कंट्रीज सेल्फिश बन गई हैं, सारी कंट्रीज अपना सेल्फ का खुद का देख रही हैं, एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या एडवांसमेंट करना स्टार्ट कर दिया है कंट्रीज ने। Liberalization of trade. Countries began to adopt free market policy and reduce trade barriers, leading to increased global trade and interdependence. अब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का पीक आता है। अभी ग्लोबल वर्ल्ड का क्लाइमेक्स चल रहा है, पीक नहीं, क्लाइमेक्स कब होता है? जब पीक आता है। तो लिबरलाइजेशन ने क्या पीक को इन्हांसमेंट दी। इसका एग्जाम्पल एक और, 1991 में इंडिया ने LPG रिफॉर्म्स इनिशिएट किए। क्या था ये? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या थे ये? कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी दूसरे देशों के लिए खोल दी। अब आप बाहर की कंट्रीज इंडिया में कंपनीज खोल सकती हैं, जैसे MNCs हो गई, जैसे लॉरियल पेरिस है, फ्रांस का है, तो दे कैन एस्टैब्लिश देयर कंपनी, दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अब उन पर ट्रेड बैरियर्स कम लगे जाएंगे। देखो फ्री मार्केट पॉलिसी क्या है, इसमें एक्सप्लेन किया है कि टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, ओके, began to adopt free market policy and reduce trade barriers. Trade barriers reduce हुए and free market policy as in tariffs कम कर दिए, taxes कम कर दिए, free market policy adopt कर ली, okay? Rise of multinational corporations. Corporations began significant players in the global economy, influencing markets, politics and culture across the world. ठीक है, MNCs आती हैं, emerge होती है, corporatization होता है, मतलब corporatization जो बोलते हैं उस टर्म को, कि अब कंपनीज बनना स्टार्ट करती हैं एंड कंपनीज का राइज होता है, MNCs का राइज देखते हैं। एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो आज अपन बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का स्टार्टिंग कब होता है? लेट 20th सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन में। Now this chapter emphasizes the role of trade, migration, technology and political powers in shaping the global world we know today. तो आज जो भी
ट्रेड माइग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल पावर्स इमर्ज हो रही हैं, तो वो इन सबको रिगार्ड में लेकर हो रही हैं. तो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ व्यू. ट्रेड, इकोनॉमी, ग्रेट डिप्रेशन से लेकर सब कुछ, माइग्रेशन वील स्टडी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हुए हैं. तो इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिलीव मी. सो आई गेस मज़े आई. तो लेट्स स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो से. बट here we are to end our lecture. Magnet Brains प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम. हम यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों कवर करते हैं. हिंदी मीडियम का अलग हमारा वेबसाइट है, अलग हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने हिंदी मीडियम फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं. सीबीएसई बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं, विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. उसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल है. दिस इज आवर वेबसाइट एंड दिस इज आवर ऐप. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड दीज आर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंड ई नोट्स, ई बुक्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं. थैंक यू फॉर स्टडीइंग.